आज आज हम लोग पढ़ेंगे आहरण पर ब्याज की गणना। कल मैं आप लोगों को बताया था पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना साधारण रूप से किया जाता है। जो पूंजी लगाते हैं उसमें साल भर का ब्याज निकाल दिया जाता है। अगर वर्ष के बीच में लगाया जाता है पूंजी, तो जिस दिन लगाया उस दिन से लेकर वर्ष की समाप्ति तक महीने गिन देते हैं और महीने के आधार पर उसकी पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। उस आधार पर मैंने आपको बताया था। आज मैं बताना चाहूंगा आपको आहरण पर ब्याज की गणना। राइट है। आहरण पर ब्याज की गणना भी उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, परंतु थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ इसमें 3-4 विधि लागू होते हैं जिसमें मैं सामान्य बोल रहा हूँ। एक साधारण है। साधारण विधि से जिस प्रकार पूंजी पर निकाला जाता है उसी पर आहरण पर निकाला जाता है। जब आहरण पर ब्याज की दर दी गई है, परंतु वार्षिक शब्द नहीं दी गई है, तो पूरे वर्ष का ब्याज लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई साझेदार आहरण करता है और आहरण पर ब्याज की दर तो दी गई है, परंतु ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में पूरे साल भर का ब्याज निकाला जाएगा। माना कि ये एक साझेदार है और इन्होंने 10,000 रुपये फर्म से आहरण किया। जिस पर 10% ब्याज दिया जाता है। ब्याज की दर है। तो ऐसे स्थिति में वार्षिक शब्द नहीं लगा है, तो पूरे ब्याज बराबर आहरण राशि गुणा ब्याज की दर बटे 100। इस आधार पर ये 10,000 गुणा 10 बटे 100 बराबर 1,000 रुपये ब्याज बनता है। ये इस तरह से। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ है ना। दूसरा है, जब आहरण पर ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द है, परंतु आहरण की तिथि नहीं दी गई है, तो 6 माह का
ब्याज निकाला जाएगा। आहरण पर ब्याज की दर तो दी गई है, परंतु आहरण की तिथि नहीं दी गई है कि किस दिन आहरण किया, और वार्षिक शब्द लगा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना 6 महीने का किया जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण को हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्याज बराबर, इसी सवाल को मैं वार्षिक शब्द है ऐसे मान करके इसी सवाल को बना रहा हूँ। ब्याज बराबर 10,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12 बराबर 500 रुपये। यहाँ पर ब्याज बना कितना? 500 रुपये। समझ आया ना भाई? आ गया होगा समझ मेरे ख्याल से, ठीक है। अब है, जब आहरण एक ही बार किया गया है और तो 2 विधि बताया, लेकिन कभी कभी साझेदार हर महीने आहरण कर लेते हैं, हर महीने आहरण करते हैं। ऐसे स्थिति में अलग अलग रीति से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। तो पहला विधि है इसका गुणनफल विधि। गुणनफल विधि से, इस विधि में क्या करते हैं, जिस दिन आहरण करता है, जिस दिन आहरण करता है उस तिथि से लेकर के वर्ष की समाप्ति की तिथि तक महीने गिना जाता है और उस महीने का आहरण की राशि से गुणा कर दिया जाता है। तो जब वो कई बार ऐसे निकाला होगा तो जिस तिथि से आहरण करता है उस तिथि से लेकर के वर्ष की समाप्ति की तिथि तक माह निकाल करके, माह संख्या निकाल करके आहरण की राशि से गुणा कर दिया जाता है और गुणा करने के बाद गुणनफलों का योग कर लिया जाता है और गुणनफलों का योग करने के बाद ब्याज निकाला जाता है। तो गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 1/12, एक महीने का आहरण पर ब्याज निकाला जाता है। उसको मैं बता दे रहा हूं यहां गुणनफल विधि से। आहरण की तिथि से वर्ष समाप्ति की तिथि तक माह संख्या निकाली जाती है। तत्पश्चात आहरण राशि से माह संख्या का गुणा कर गुणनफल निकाला जाता है। उसके बाद गुणनफलों का योग कर लिया जाता है
और ब्याज की गणना इस प्रकार की जाती है। ब्याज बराबर गुणन फलों का योग गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 1/12। इस तरह से हम निकालते हैं तो 1 महीने का ब्याज निकल जाता है। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। और समझ ना आया हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है। जैसे एक प्रश्न है आपके पुस्तक का, ये नवबोध की पुस्तक है, नवबोध की पुस्तक है, उसमें एक सवाल है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आहार पर ब्याज की गणना है। विपिन एक साझेदार है। साझेदार है, नहीं ये वाला नहीं है। कहाँ है सवाल? ये नवबोध की पुस्तक है। इसमें प्रश्न नंबर 25, गोविंद एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने अग्र राशियां निकाली। तिथि है 30 अप्रैल 15 6,000 रुपये, 30 जून 4,000 रुपये, 30 सितंबर 8,000 रुपये, 31 दिसंबर 3,000 रुपये, 31 जनवरी 2016 5,000 रुपये। ठीक है, आप लोगों को ये सवाल अगर मैं देख रहा हूँ 2016 आ गया है तो बंद नहीं है ना, मिटेगा थोड़ी हो, इसी को बनाते हैं हम। तो इसमें ये एक टेबल बना लेंगे, तालिका। तिथि, राशि, माह, गुणन फल। ये इस तरह से एक टेबल बन जाएगा। ये एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, ऐसी एक तालिका बना लेना है। 30 अप्रैल 2015 6,000 रुपये आहरण किया। 30 जून 2015 4,000। 30 सितंबर 8,000 रुपये। 31 दिसंबर 31 दिसंबर
₹3000 और 31 जनवरी 5000 रुपये। ये इस तरह से हम लोग इसमें है आहरण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाता है तथा खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ध्यान रहे ये इस सवाल में वर्ष वित्तीय वर्ष चल रहा है जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को बंद होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से चालू हुआ है ये, 31 मार्च को बंद होगा। तो 30 अप्रैल को लिया है, अप्रैल गया, कितने महीने हो बचे? 11 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हुए। इसी प्रकार 30 जून 15 को लिया है, 30 जून 15, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुआ। कितने महीने हुए? 9 महीने हो गए। 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 6 माह। 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हुए। 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीने हुए। ये माह संख्या निकल गई, माह संख्या निकल गई। आप लोगों को बता दिया गया है कि आहरण की तिथि से वर्ष समाप्ति की तिथि तक माह संख्या निकाली जाती है। ये माह संख्या उसी आधार पर यहां से लेकर के 30 अप्रैल से मैंने गिनती किया है 31 मार्च तक, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष है। 31 मार्च को वर्ष की समाप्ति होती है। ठीक है, इस तरह से माह संख्या 11, 9, 6, 3, 2 निकला है। फिर एक बार आपको बता दूं, 30 अप्रैल, अप्रैल तो खत्म हुआ, तो हम मार्च तक गिनेंगे महीने। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हुए। इसी प्रकार 30 जून, जून तो खत्म हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुए। इसी प्रकार 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए। 31 दिसंबर, 3 महीने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जनवरी 16, तो फरवरी, मार्च, 2 महीने हुए। मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। अब इस माह संख्या से आहरण राशि का गुणा कर देंगे, तो 11, 6000 गुणा 11, 11 छके 66, 66,000 होता है। और 9 चौक 36,000, 9 चौक 36,000। ये है 8 छका 48,000। ये है 3 तिया 9,000 और 5 दूनी 10,000। इस तरह से मैंने गुणा कर दिया। अब इन गुणनफलों का योग करेंगे, इन गुणनफलों का योग। 1 2 3, 1 2 3, 6 6 12, 8 20, 9 29, 29 का 9, 2 और 6 8, 3 11, 11 4 15 और 1 16। 1,69,000, 1,69,000 आता है। अब यहां हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे इस सवाल का? ब्याज। देखिए गुणनफलों का योग है 1,69,000 गुणा 1% है भाई, इसमें 6% है, 6/100 गुणा 12 गुणा ऊपर में 1/12। इस तरह से होता है।
तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 6 एकम 6 दूनी, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंचे 10, बराबर 845 रुपये आपका ब्याज बनता है। 845 रुपये ब्याज बनता है। इस तरह से गुणनफल विधि में ये सवाल बनाए जाते हैं। हो गया। ये आपका नवबोध पुस्तक की क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। गोविंद एक फर्म में साझेदार है, ऐसा है इसलिए इसमें गोविंद लिख दिया गया है और ये गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की गई है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं आपको औसत विधि से ब्याज की निकालना बता रहा हूं, औसत विधि से। औसत विधि में भी यही काम किया जाता है। गुणनफल निकालते हैं, गुणनफलों का योग करते हैं, उसके बाद ये औसत विधि से। औसत विधि से ब्याज, तो इसमें है ब्याज बराबर, सबसे पहले महासंख्या निकाली जाती है। सबसे पहले महासंख्या, महासंख्या बराबर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग बटे आहरण की कुल राशि, आहरण की कुल राशि। तो महासंख्या निकल जाती है। इसके बाद ब्याज बराबर आहरण की कुल राशि गुणा ब्याज की दर गुणा महासंख्या बटे 100 गुणा 12। ये उसका सूत्र है। ये गुणनफल विधि में जो हम गुणनफल निकाले हैं, यहां तक वही क्रियाक्रम करना है। यहां से हमको औसत विधि में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले महासंख्या ज्ञात करेंगे। तो महासंख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफलों का योग कितना है? 1,69,000 बटे आहरण की कुल राशि, आहरण की कुल राशि 6, 4, 10, 8, 18, 18, 3, 21, 21 और 5, 26,000 रुपये। 5, 3, 8, 8, 16, 4, 20 से 26। तो 26,000 से हम इसको भाग कर देंगे। 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए। अब 13 से काट के देखता हूं। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 तिया 39, 13 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 13 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, महासंख्या आ गया। और इसमें ब्याज निकालते हैं, आहरण पर ब्याज। तो ब्याज बराबर 26,000 गुणित ब्याज की दर 6/100 गुणित 12 गुणा महासंख्या 13/2। ये है।
ये सूत्र में ठीक बैठ गया है, देख लीजिए आप लोग। जैसा सूत्र लिखा हूं उसी आधार पर रकमों को जमा दिया हूं औसत विधि के अंतर्गत। देख लिए आप लोग, देख रहे होंगे। अब इसको देखते हैं। 2 जीरो यहां से कटा, 2 जीरो यहां से कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। अब गुणा करते हैं। 65 गुणा 13, 13 पचे 65, 6 हासिल आया और 13 छक्के 78, 78 और 6 84, 78 6 84। आपका ये ब्याज आ गया। जो गुणनफल विधि से ब्याज आया था उतनी ही रकम औसत विधि से भी ब्याज आएगा। आ गया होगा समझ, मेरे ख्याल से आया भाई, आ गया होगा। देख लीजिए, महासंख्या निकालते हैं औसत विधि में तो हम क्रिया वही करते हैं, हमारा प्रोसीजर वही है, वही प्रक्रिया है गुणनफल विधि का। जिस दिन साझेदार ने आहरण किया जिस तिथि को, उस तिथि से वर्ष की समाप्ति की तिथि तक हम माह गिनते हैं और उस माह संख्या का गुणा राशि से कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पहले सवाल में किया है। ये इस तरह से गुणनफल सब का निकाल के गुणनफलों का योग किया और आहरण की राशियों का भी योग किया और माह संख्या निकालने का जो सूत्र है गुणनफलों का योग बटे आहरण राशि की, आहरण की कुल राशि, तो 1,69,000 बटे 26,000, ऐसा किया तो 13 बटे 2 माह संख्या निकला। औसत विधि में ब्याज निकालने का सूत्र है आहरण की कुल राशि गुणा दर गुणा माह संख्या बटे 100 गुणा 12, क्योंकि एक महीने का निकालना है तो 1 बटे 12 होता है तो 12 लिखा। अब इस सूत्र में मैंने ब्याज निकाला, ब्याज बराबर आहरण की कुल राशि 26,000 गुणा 6%, 6 बटे 100 गुणा माह संख्या 13 बटे 2 और गुणा 12। इस तरह से इसका गुणा भाग किया तो आया कितना, 845। और गुणनफल विधि से भी इतना ही आया है, गुणनफल विधि से भी 845 रुपये ब्याज आया और औसत विधि से भी 845 रुपये ब्याज आहरण का आया है। तो गुणनफल विधि और औसत विधि से आहरण पर ब्याज की गणना ऐसे की जाती है। ठीक है। जब साझेदार प्रत्येक महीने आहरण करता है, प्रत्येक महीने आहरण करता है तो ऐसी दशा में हर महीने का ब्याज की गणना करने में देरी होता है, जटिल होता है। इसलिए उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। उस सूत्र के आधार पर हम आसानी से उसका प्रत्येक महीने का जो ब्याज की गणना है उसे हम पूरे साल भर में 1 माह का ब्याज की गणना कर ले जाते हैं। जैसे आपको मैं नवबोध पुस्तक की क्वेश्चन नंबर 23, विपिन एक साझेदार है, उसको देखेंगे आप लोग। विपिन एक फर्म में साझेदार है। वर्ष के दौरान उन्होंने 6,000 रुपये व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए निकाले। 6,000 रुपये निकाले। कितने रुपए निकाले वर्ष भर में? 6,000 रुपये निजी प्रयोग के लिए निकाले। आहरण पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाता है। ब्याज की दर 10% की दर से लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए निम्न परिस्थितियों में। तो इसमें दिया है पहला, जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए गए हों, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किए गए हों, जब आहरण प्रत्येक माह के अंतिम दिन किए गए हों। तो मैं तीनों सूत्र लिख दिया हूं। जब प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता है तो आहरणों का टोटल कर लिया जाता है और ब्याज की गणना की जाती है। आहरण की राशि गुणित दर गुणा 6.5/100 गुणा 12, ये उसका सूत्र है, वो उसका सूत्र है। समझ रहे हैं? 6.5 कैसे आता है? 6.5 महीने के प्रथम दिन का है, महीने के प्रथम दिन। तो प्रथम दिन करेगा तो जैसे जनवरी से चालू करता है तो जनवरी से दिसंबर गिनेंगे तो कितने महीने हुए? 12 महीने। कितने महीने हुए? 12। और अदत्त टाइम को देखा जाता है, आउटस्टैंडिंग टाइम
कैलकुलेशन के लिए अदत्त समय को ध्यान रखा जाता है। तो 12 महीने अदत्त हुआ और उधर आखिर में हम देखते हैं तो दिसंबर के शुरू में ले लेगा तो पूरा दिसंबर बच गया, इसलिए धन 1/2 बराबर 13/2। अगर हम इसको काटते हैं 2 एकम 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, इस टाइप से होता है। इसलिए इसका सूत्र है 6.5/100 गुणा 12। यदि वो प्रत्येक महीने के अंतिम दिन आहरण करता है, कितने दिन आहरण करता है? अंतिम दिन। अंतिम दिन करेगा तो क्या हो रहा है, यहां हम देखते हैं कि ये अंतिम दिन जनवरी के आखिरी में किया तो बचे कितने महीने? 11 महीने। कितने महीने बचे? 11 महीने। तो 11/2 बराबर 5.5 आ जाता है। ठीक है। अब मध्य में आहरण करता है तो कितना बचे? हर महीने के मध्य में 11.5। और उधर इसके लिए बता रहा हूं 11.5 धन 0.5/2 होता है, यानी कि 12/2 बराबर 6। ये आ गया ना, जो आपको मैं अभी गिनती करके बताया 6.5, 5.5 और 6। तो इस तरह से वो अदत्त समय को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को फिट किया गया है। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ। तो अब हम 6,000 रुपये साल भर में आहरण करता है विपिन, तो हम पहला पॉइंट में निकालते हैं। पहला का ब्याज बराबर, यहां देखिए आहरण राशि कितनी है? 6,000। देखते जाइए दर कितना है? दर कितना दिया है भाई? 10%। कितना दिया है? 10%। 10/100 गुणा 6.5, 6.5/12। अब गणना करेंगे हम लोग, ऐसे गणना कर लेते हैं। ये 6 के दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम एक संख्या इधर बढ़ा देते हैं, एक संख्या इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ गया। अब काटते हैं, ये 65 बन गया। अब 6.5 ना होकर के कितना बन गया? 65 बन गया। ये दो। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 5 पचे 25, 5 छक्का 30 और 2 32। 325 रुपए इसका ब्याज बन गया। 325 रुपए इसका ब्याज बन गया। दूसरा का हम देखते हैं, ब्याज बराबर 6,000 गुणा 10/100 गुणा 5.5/12। यहां पर भी वैसे कर लेते हैं। 5.5 है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो यहां फिर बढ़ा दिया, ये कट गया। ये दोनों 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ये 55 बन गया। 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 5 पचे 25 का 5 और 5 पचे 25 और 2 27, 275। तीसरा, जब प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है, उसको शुरू में दिया है पुस्तक में, तो इसको मैं ब्याज बराबर 6,000 गुणित 10/100 गुणित 6/12। एक कट गया 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 300 रुपये। ये ब्याज आ गया है आपका। ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते हो कि यहाँ कैसे जीरो बढ़ा दिया, 100 था 1000 कर दिया। तो मैं इसलिए किया कि ये 6.5 है ना, तो दशमलव बाद एक संख्या है
तो नीचे में इसीलिए एक जीरो बढ़ा दिया। यदि आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही हल करना चाहते हैं, तो इसका क्या निकला है, 13/2 निकला है। आप 13/2 भी कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 13/2। जैसे मैं बता रहा हूं, 6000 गुणा 10/100 गुणित 13/2 गुणित 1/12। इसमें भी वही उत्तर आएगा। ये कट गया, ये कट गया, है ना भाई। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये हो गया। 2 एकम 2 पचीसम, 2 पचीसम, ठीक है। 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, वही आया। देख रहे हैं ना, इस टाइप से बनाया गया है। तो मैं समझता हूं ये आहरण पर ब्याज आपको समझ आ गया होगा। जब प्रत्येक महीने आहरण की राशि साझेदार निकालता है और हर महीने में अलग अलग डेट में निकाल देता है, तो ये 3 प्रकार का डेट तय किया गया है। प्रत्येक महीने के प्रथम दिन आहरण करता है, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन आहरण करता है, प्रत्येक महीने के बीच में आहरण करता है। तो इस प्रकार का सूत्र है और उसकी गणना सूत्र के आधार पर किया जाता है। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर कल देखते हैं, इसमें और बाकी है कुछ और निकालते हैं। ठीक है फिर।